Hello student, today I am going to discuss about the evolution. You have to read two type of evolution. One is microevolution and other is macroevolution. Okay. First of all, what is a microevolution? Microevolution which occurs on a small scale and within a single population is microevolution. Basically it occurs at the subspecies level. Okay, subspecies level. And the mega evolution, first of all, we have to study the macroevolution. Basically it occurs at the level of genus and species. Okay. Macroevolution is basically occur in the larger group of the animals. And third is a mega evolution. Mega evolution is always followed by the micro and macro evolution, and it is a large genetic changes producing families, order, classes, phylum. Okay. तो माइक्रो एवोल्यूशन जो है बेसिकली है क्या? सबसे पहले माइक्रो एवोल्यूशन, लुक एट द पिक्चर. माइक्रोवेशन मीन्स ये केवल जो है आपका सब स्पीसीज लेवल पे हो रहा है. जैसे कि ये देखिए, ये ओल्फ है. ओल्फ से जो है आपका ओल्फ की दूसरी स्पीसीज इवॉल्व हो रही है. ओके. एंड सेकेंड ये आपका लार्ज डॉग एंड नाउ द स्मॉल डॉग. ठीक, मतलब ये आपके एक ही स्पीसीज के आपके जो है हैं जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं. तो ये आपका माइक्रो एवोल्यूशन हुआ. ये आपका स्मॉल स्केल पे होता है और सिंगल पॉपुलेशन में होता है और नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है. ठीक है. नाउ द मैक्रो एवोल्यूशन. मैक्रो एवोल्यूशन जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स में होता है. ठीक है. इसमें देखिए, इसमें मेराइन एनिमल्स आर डेवलप into the first of all reptiles, and reptiles are evolved in the mammals and then humans. ओके. तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, पाइसेस आपका हो गया. ठीक है. फिर रेप्टाइल्स हो गए, उसके बाद फिर मैमल्स और फिर ह्यूमन बींग्स. तो ये जो डेवलपमेंट है ये पूरा क्या है आपका? मैक्रो एवोल्यूशन है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see about the definition of microevolution. Microevolution basically क्या होता है? genetic change in a population from one generation to the next. That's it. बस इतना ही होता है. microevolution में क्या होता है? genetic change in a population from one generation to the next. Whereas in macroevolution, process through which new species arise होती है. ठीक है. Again, microevolution is also we can say that survival through the inheritance of favorable characteristics, and macroevolution occur by the two things: first mutation and second natural selection. माइक्रोवेशन जो होता है आपका उस किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से स्पीसीज लेवल पे, या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है. स्मॉल एक सिंगल पॉपुलेशन में. जबकि जो मैक्रो एवोल्यूशन है वो आपका किसकी वजह से हो रहा है? वो स्पेशिएशन की वजह से और एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन बेसिकली we can say that it is an evolution that involves only the teeny changes. Teeny changes means small changes to DNA, such as a point mutation, producing only a small change to phenotype. ठीक है. And it is known as microevolution. Now the example of microevolution. First example of microevolution, the size of sparrow. बेसिकली जो साइज़ है स्पैरो का वो आपका नॉर्थ अमेरिका में स्टडी किया गया. नॉर्थ अमेरिका में इन 1852 में कि जो है जो नॉर्थ अमेरिका में जो है जो साउथ एरिया है और नॉर्थ एरिया है
उसमें स्पैरो के पॉपुलेशन को स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो है नॉर्थ एरिया में जहाँ पे कि जो है कोल्डर वेदर है, ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ पे लार्जर बॉडीज़ स्पैरो है इन कंपैरिजन टू साउथ। दैट मीन्स कि कोल्डर वेदर इन द नॉर्थ एरिया सेलेक्ट फॉर लार्जर बॉडीज बर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका है, अमेरिका में नॉर्थ एरिया में लार्जर साइज़ की जो है बर्ड्स हैं, और जबकि साउथ में क्या है आपकी स्मॉलर साइज की बर्ड। क्यों? क्योंकि जो है जो लार्जर साइज़ की जो बर्ड हैं वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव करती हैं कोल्डर एरियाज़ में, और फिर नेचुरली क्या हो गया, उनका सिलेक्शन होता गया। तो इससे जो है नॉर्थ एरिया में जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा कोल्डर वेदर है, वहाँ पे लार्जर साइज़ के स्पैरोज़ हैं, और साउथ में क्या है, वहाँ पे जहाँ पे लेस कोल्ड है वहाँ पे स्मॉलर साइज़ की जो स्पैरोज़ हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है जो कोल्डर वेदर है नॉर्थ साइड में, वहाँ पे लार्जर जो बॉडीज़ वाली जो स्पैरोज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, तो नेचुरली उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, और जो स्मॉलर साइज़ की जो स्पैरो थी वो डाई कर गई नॉर्थ एरिया में। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस, herbicide resistance and antibiotic resistance all are the example of microevolution, okay, by the natural selection। मैंने आपको पहले बताया कि अब स्लाइड में कि जो माइक्रो एवोल्यूशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका जो है स्मॉल स्केल पे या स्मॉल चेंज हो रहा है डीएनए में, यानी कि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और दूसरा क्या है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। तो दो ही रीजन्स हैं माइक्रो एवोल्यूशन के। तो यहाँ पे जो है अदर जो एग्जांपल्स हैं वो है क्या है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन द पेस्ट, herbicide resistance in the herbs, and the antibiotic resistance in the bacteria and microorganism are all are the example of microevolution by the natural selection, okay। The enterococci bacteria shown here have evolved resistance to the several kind of antibiotics। तो ये जो आपका है रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो रही है पेस्ट में, हर्ब्स में, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया में, या फिर मॉस्किटो में, ये सारे क्या हैं माइक्रो एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल आपका है जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जाम्पल था, आपने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन में, मॉथ का एग्जाम्पल था वो। ठीक है, मॉथ एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जाम्पल है वो नेचुरल सिलेक्शन में आपने पढ़ा है, और मैंने बताया भी है उसमें कि यूरोप में जब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई 1980s में, जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई वहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी डेवलप कर गई तो उससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन बढ़ गया। तो एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो है जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट था, जो ट्रीज़ थे, ट्रीज़ के जो ट्रंक थे वो क्या हो गए, डार्क कलर के हो गए। डार्क कलर के होने की वजह से क्या हुआ, जो मौत का कलर था वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, डार्क हो गया। क्यों? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में केवल 10% ओनली जो है 10% ही जो है मौत क्या थे आपके डार्क कलर के थे, 90% जो है वो लाइट कलर के थे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से जो है पोल्यूशन की वजह से जब पेड़ जो ट्री थे, जो वहाँ पे ट्रीज़ थे, उसका कलर डार्क होने लगा, तो लाइट कलर के जो आपके थे मौत वो सर्वाइव नहीं किए, वो ईजिली जो है प्रेडेटर उनको देख लेते थे और प्रेडेटर के थ्रू जो है वो जो है किल हो जाते थे। इसलिए मौत में भी चेंजेस आए, और मौत भी क्या हुआ, 10% से उनकी पॉपुलेशन 90% तक बढ़ गई जो है, अब वो डार्क कलर के मतलब हो गए, ताकि जो है वो उस जो है ट्री पे अपने आप को छिपा सकें। वो ईज़िली जो है प्रेडेटर से उनको देख नहीं पाएंगे, लाइट कलर के होंगे और ट्री का कलर डार्क होगा तो ईज़िली प्रेडेटर उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसीलिए मौत ने क्या किया, अपने आप को डेवलप किया, इवॉल्व किया जो है, मतलब दैट मीन्स कि केवल जो डार्कर जो मौत से उन्हीं का ही नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और बाकी जो लाइटर जो मौत से, जो लाइट कलर के जो मौत से, वो सारे डाई कर गए, और जो डार्कर जो थे वो उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। और लास्ट में आते आते जो है क्या हुआ, ओनली द डार्कर कलर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो है डार्क कलर के जो मौत थे, ग्रे कलर के जो मौत थे, वही केवल सर्वाइव किए। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है माइक्रो एवोल्यूशन का, इसे आप इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है,
ये मैंने आपको बताया है जो नेचुरल सिलेक्शन का वीडियो है उसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन क्या है? लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैक्रो एवोल्यूशन जो होता है वो आपका क्या है? लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंज है, और जो है ये आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ही होता है। ठीक, मैक्रो एवोल्यूशन फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स या ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, ये सारे एग्जाम्पल हैं मैक्रो एवोल्यूशन के। ठीक है, इसके बाद देर आर द 6 इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन के 6 जो है इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू माइक्रो एवोल्यूशन हो रहा है। पहला है मास एक्सटेंशन, दूसरा है एडेप्टिव रेडिएशन, ये सारे पैटर्न हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड डेवलपमेंटल जीन चेंजेस, ये 6 पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू मैक्रो एवोल्यूशन होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में कि मैक्रो एवोल्यूशन अकर्स एट द लेवल ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, और ये आपका कहाँ होता है? इट इज़ हैपन इन द लार्जर ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। ओके, तो देयर आर 6 पैटर्न्स ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन: मास एक्सटेंशन, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन को ही हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, एंड थर्ड इज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड डेवलपमेंटल जीन चेंज। नाउ फर्स्ट इज अ मास एक्सटेंशन। ये क्या है? मास एक्सटेंशन क्या होता है? इसमें आपका एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, मैंने आपको बताया कि डायनासोर एक समय था आपका जो है जिसमें कि जुरासिक पीरियड, जिसमें कि ये गोल्डन पीरियड था डायनासोर का, और सडन जो है चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, और इसमें क्या हुआ कि सारे डायनासोर क्या हो गए? एक्सटेंड कर गए। तो ये भी आपका मैक्रो एवोल्यूशन का पार्ट है। और डायनासोर जब जो है एक्सटेंड हो गए तब जाके डेवलपमेंट हुआ मैमल्स का। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। यहाँ पे एक्सटेंशन अकर्स कॉन्स्टेंटली, extension occurs constantly and 99% Earth's life form extinct। ठीक है, जो मास एक्सटेंशन हुआ क्या हुआ? वाइप आउट इकोसिस्टम, डिसरप्ट एनर्जी फ्लो एंड कोलैप्स फूड वेब्स। ठीक है, अब एक्सटेंशन इसमें बेसिकली आपका जो है जो है मेनली जो डायनासोर थे, आपको भी पता है ये बात, डायनासोर थे जुरासिक पीरियड में, वो सारे क्या हो गए? एक्सटेंड कर गए। और उसके बाद फिर जब वो एक्सटेंड किए तभी पॉसिबिलिटी हुई मैमल्स का जो है, मैमल्स की ओरिजिन, या कह सकते हैं कि मैमल्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ द सेकेंड पैटर्न क्या है मैक्रो एवोल्यूशन का? वो है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये बात बिल्कुल ध्यान देने की है कि यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन को ही हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, एडेप्टिव रेडिएशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, in which one species give rise to many species that appears different externally but are similar internally। ठीक है, जैसे कि आपका जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो आपका क्या है? ये आपका एक तरह से इट इज़ अ फास्ट एवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो बेसिकली क्या है? आपका ये एक तरह का फास्ट एवोल्यूशन है और एक सिंगल एंसेस्टर से मेनी स्पीसीज जो है आपके इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एक ये कह सकते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन जनरली अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर्स अ न्यू एरिया एंड डिफरेंट ट्रेट्स अफेक्ट इट्स सर्वाइवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर।
डायनासोर का जब एक्सटेंशन हुआ तभी मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर डायनासोर का एक्सटेंशन नहीं होता तो मैमल का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि एडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीसीज जो है इवॉल्व होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन को हम जो है होमोलॉगस ऑर्गन कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, चलिए वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी फिलहाल ये एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इन द मैमल्स बेस्ड ऑन द लोकोमोशन। देखिए ये भी आपका एडेप्टिव रेडिएशन है। एडेप्टिव रेडिएशन इसमें मैमल्स में है। इसमें देखिए सबसे स्टार्टिंग में, पहले इसको साइज में इनलार्ज करते हैं, पर देखिए यहाँ पे एक ही आपका प्रिमिटिव जो कॉमन एंसेस्टर है कौन है, वॉकिंग एंसेस्टर प्रिमिटिव इंसेक्टियोरस। ये आपका इंसेक्टियोरस मैमल है जो वॉकिंग है। अब इससे जो है डिफरेंट आपके स्पीसीज जो है वो आपके इवॉल्व हुए। पहला आपका आर्बोरियल क्लाइंबिंग स्क्वायरल, नाउ द फ्लाइंग बैट, सारे मैमल्स हैं। लीपिंग कंगारू, स्विमिंग सील, रनिंग herbivore deer. Now the in this side, इसी वॉकिंग एंसेस्टर प्रिमिटिव इंसेक्टिवरस से आपका जो है डेवलप हुआ आर्बोरियल ग्लाइडिंग फ्लाइंग स्क्वायरल, आर्बोरियल हैंगिंग स्लॉथ, वॉकिंग एलिफेंट, बरोइंग मोल एंड रनिंग कॉर्नियोर चीता। तो ये सारा जो है आपका एक कॉमन एंसेस्टर है मैमल। ठीक है, जो वॉकिंग प्रिमिटिव मैमल है, और इससे जो है आपके सारे अदर मैमल्स जो है इवॉल्व हुए। ठीक है, डिफरेंट एडेप्टेशन के साथ। तो जो डिफरेंट कोई मतलब कोई फ्लाइंग है, कोई आपका बरोइंग है, कोई रनिंग है, कोई आपका जो है आपका स्विमिंग है, तो ऐसे मैमल सब डेवलप हुए। तो इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंट एडेप्टेशन दिख रहे हैं इन सब में, और एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, तो इन्हें बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन इन द मैमल्स। ठीक है, ऐसे ही एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स भी है, आपको उसको भी पढ़ना है, एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स। ओके, पहला एग्जांपल हो गया आपका एडेप्टिव रेडिएशन इन द मैमल्स। सेकंड एग्जांपल गालापैगोस फिंचेस, एग्जांपल आप पहले पढ़ चुके हैं। गालापैगोस फिंचेस में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी एडेप्टिव रेडिएशन है। यहाँ पे भी एक कॉमन एंसेस्टर से जो है डिफरेंट जो है वैरायटी के जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हुए। उनके बीक में जो है एडेप्टेशन हुआ, उनके डाइट में चेंजेस हुए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहे हैं सब, ये सारे आपके जो दिख रहे हैं सारे वेजिटेरियन ट्री फिंचेस। इसके बाद जो है लार्ज इंसेक्टिवरस ट्री फिंचेस, स्मॉलर इंसेक्टिवरस ट्री फिंचेस, वुड पेकर फिंचेस, वॉबर फिंचेस। ओके, और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कैक्टस फिंचेस, शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच एंड लार्ज ग्राउंड फिंच। तो ये सारे एक ही जो है प्रिमिटिव एंसेस्टर से जो है डेवलप हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, गालापैगोस फिंचेस। ओके, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल आपका होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले बताया कि होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर्स हैं इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मीन्स एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही क्या है आपका, एडेप्टिव रेडिएशन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका जो है ह्यूमन का आर्म्स, ठीक है, कैट लेग्स, इसके बाद जो है आपका वेल फ्लिपर्स एंड बैट विंग्स, ये सारे जो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये एडॉप्ट हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल के लिए। जैसे ह्यूमन का हैंड है वो किसके लिए, वो ग्रिप करने के लिए है, होल्ड करने के लिए है। वहीं कैट का लेग जो है
वो रन करने के लिए, रनिंग करने के लिए है, ठीक है। बैट का जो विंग है वो फ्लाइंग करने के लिए है। वहीं आपका जो वेल का फ्लिपर है वो स्विमिंग करने के लिए अडॉप्ट है। तो ये क्या हुआ आपका एडेप्टिव रेडिएशन। और होमोलोगस स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि जो है जिसका फंक्शन डिफरेंट हो लेकिन वो उनकी ओरिजिन क्या हो, सेम हो। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, दोज स्ट्रक्चर्स, दोज ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली डिफरेंट बट सेम इन द ओरिजिन या कॉमन इन ओरिजिन, तो कॉमन होते हैं वो। तो ये आपका जो है होमोलोगस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए homologous organs are which have a different functions but have a similar structure या origin सेम है। इन सब में आप देखेंगे इसको कि सेम origin है यानी similar structure है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो दे हैव अ कॉमन origin, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका जो है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे सारे जो स्ट्रक्चर क्या हैं सब में सेम है। देखिए सब में आपका वही ह्यूमरस है, सब में ह्यूमरस, ठीक है। अल्ना अल्ना यहाँ पे भी देखिए अल्ना रेडियस मेटाकार्पस कार्पस, सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप सेम है। बैट में, वेल में, कैट में, इन सब में क्या है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब है कि ये सारे जो है, लेकिन फंक्शन क्या है, सबका डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। बैट में ये फ्लाइंग करते हैं, आपके वेल में ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ह्यूमन में आप ग्रिप एंड होल्ड करने के लिए होते हैं, कैट में वही रनिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन में जो है डिफरेंट है बट दे इवॉल्व विद द कॉमन एंसेस्टर, यानी कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो ये जो आपके होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या हैं, दैट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, तो ये बात होगी। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, ये एडेप्टिव रेडिएशन का होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। नाउ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे आपने अभी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा जिसको हम एडेप्टिव रेडिएशन में बोल रहे हैं, वैसे ही आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीसीज इवॉल्व सिमिलर physical characteristics because they have a similar lifestyle. Convergent evolution, it is a process by which unrelated species evolve similar physically. जो है जो आपके अनरिलेटेड स्पीसीज हैं वो आपके जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलर इवॉल्व होते हैं बट उनकी ओरिजिन क्या है, वो डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा, दे हैव अ सिमिलर, बिकॉज क्यों सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि वो सिमिलर उनकी लाइफ स्टाइल होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे फिश है, ये फिश में शार्क, ये आपकी स्विमिंग है। सेम रेप्टाइल में इस्थियोसॉर, ये भी आपका एक्वेटिक है, और मैमल में डॉल्फिन, ये भी आपका एक्वेटिक है। लेकिन तीनों क्या है, तीनों आपके अनरिलेटेड जो है स्पीसीज हैं। एक फिश है, एक रेप्टाइल है, एक मैमल है, लेकिन तीनों में आपका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका सेम है, स्विमिंग है कॉमन, क्योंकि ये इनका जो लाइफ स्टाइल क्या है वो सेम है, यानी कि सबका एक्वेटिक मीडियम है। तो सभी में जो स्विमिंग है या जो स्विमिंग एडेप्टेशन है वो क्या है, कॉमन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है बेसिकली इन कल्चरल एवोल्यूशन, the convergent evolution is the development of similar cultural adaptation to similar environment condition by the different peoples with different ancestral culture. मैंने आपको भी बताया कि जो है जो आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो आपका क्या है, सिमिलर कल्चरल एडेप्टेशन है टू सिमिलर इन्वायरमेंट कंडीशन में बाय द डिफरेंट पीपल्स इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. Example of convergent evolution is a similar nature of flight and wings of the insect, bird, pterosaurus and bat.
जैसे कि होमोलॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वैसे ही एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके जो है फंक्शन में सेम होते हैं, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है? सेम होते हैं, बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे यही हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी आपके अनरिलेटेड स्पीसीज़ हैं तब उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनमें जो एडेप्टेशन है वो क्या है? वो सेम है, फंक्शन क्या है? सेम है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर में, जैसे एक एग्जाम्पल आपका कॉमन है, देखिए जैसे एग्जाम्पल आपका पहला एग्जाम्पल है आपका बैट, बैट ये आपका जो है बर्ड और ये इंसेक्ट, तीनों आपके अलग अलग हैं। बैट आपका मैमल है, बर्ड आपका एवीज जो है ग्रुप है, और इंसेक्ट आपका अलग आर्थ्रोपोडा से है, ठीक है। लेकिन तीनों में विंग्स है, तीनों आपके फ्लाइंग एडेप्टेशन है, तीनों में कॉमन है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि जो है आपके फंक्शनली सेम हो लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर में क्या हो? डिफरेंट हो। और डिफरेंट होंगे क्योंकि ये आपका एक आपका बर्ड है, एक आपका मैमल है और दूसरा क्या है? इंसेक्ट है। तो तीनों तो सिमिलर होंगे नहीं। दीज आर द अनरिलेटेड स्पीसीज बट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बिकॉज ये सारे आपके फ्लाइंग एडेप्टेशन है, फ्लाइंग एरियल हैं सारे, तो सब में जो है फ्लाइंग जो विंग्स हैं वो सेम होंगे, तो फंक्शनली सेम होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है वो आपका जो है क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर है। जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वैसे ही एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिए ये बैट विंग्स, बर्ड विंग्स एंड इंसेक्ट विंग्स, तीनों में क्या है? तीनों विंग्स हैं, तीनों का काम क्या है? फ्लाइंग करना। ये फ्लाइंग एडेप्टेशन है, लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है? सब डिफरेंट है, क्योंकि बैट आपका जो है क्या है? मैमल है, बर्ड आपके एवीज हैं और इंसेक्ट क्या है? आर्थ्रोपोडा है। तो सब में आपका क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपका बेसिकली क्या है? एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो पहला आपका एग्जाम्पल आपका ये हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स, यहाँ पे देखिए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीसीज इवॉल्व सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे हैव अ सिमिलर लाइफ स्टाइल। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो है शार्क, ये पाइसेस ग्रुप में है, ये इस्थियोसॉर, ये रेप्टाइल है, ठीक है, ये पाइसेस ग्रुप है, ये आपके जो रेप्टाइल्स हैं, डॉल्फिन ये मैमल्स के हैं, और जो है पेंगुइन ये क्या है? बर्ड एवीज के। और आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसे कह रहे हैं? यहाँ पे सब सारे क्या है? एक्वेटिक एडेप्टेशन है, सब में स्विमिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, मतलब फंक्शन क्या है इनका? स्विमिंग करना, ठीक है, कॉमन है। लेकिन जो है ये स्ट्रक्चरली या ओरिजिन क्या है इनकी? बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्क आपका पाइसेस ग्रुप से है, इस्थियोसॉर रेप्टाइल है, डॉल्फिन आपका मैमल है, और पेंगुइन क्या है? आपके एवीज क्लास से है, ठीक है। सबकी क्लासेस क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ये सेकंड एग्जांपल हो गया। ओके, अब देखिए दोनों में डिफरेंस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ये डिफरेंस है, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में देखिए, ये रेप्टाइल, ये फिश, ये आपके मैमल, और ये क्या है? बर्ड, ठीक है। सब में जो है ये फंक्शनली ये सेम है, मैंने कि सब में स्विमिंग एडेप्टेशन है सॉरी, पर स्ट्रक्चरली या फिर कह सकते ओरिजिन क्या है? वो डिफरेंट है। पर यहाँ पे डाइवर्जेंट में क्या होता है? डाइवर्जेंट में आपका जो है एक जो कॉमन स्पीसीज़ है आपकी डाइवर्जेंट में देखिए क्या हो रहा है? ये पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ है, कॉमन एंसेस्टर है, और इन्हीं से जो है आपके डिफरेंट डायरेक्शन में जो है स्पीसीज़ का जो है इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। डाइवर्जेंट मतलब क्या हो रहा है? एक कॉमन एंसेस्टर है, इन्हीं से आपके जो है हर डायरेक्शन में जो है
वो इवॉल्व हो रहे हैं, जो आपके जो एनिमल हैं वो हर डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। डिफरेंट एडेप्टेशन के साथ वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से जब इवॉल्व होते हैं तो उन्हें ही हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, तो ये हो गया डिफरेंसेस कन्वर्जन एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ द थर्ड पैटर्न इज द को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन क्या होता है? को एवोल्यूशन जो होता है आपका, it refers to the evolution of at least two species which occurs in a mutually dependent manners. जैसे कोवोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ process of two species evolving in response to long term interaction which with each other is called co-evolution. ठीक है, कोवोल्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, आप इसको बस समझिए कि जो है जब दो स्पीसीज़ या दो एनिमल्स जो है इवॉल्व होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, और दो स्पीसीज़ का जो है इवोल्यूशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? को एवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द प्रोसेस इन विच टू आर मोर स्पीसीज बिकम मोर अडेप्टेड ओवर अ टाइम टू ईच अदर्स प्रेजेंस। कहने का मतलब ये कि को मतलब एक साथ जो है जब दो स्पीसीज़ का या उससे ज़्यादा स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होता है या इवोल्यूशन होता है जो है, और वो दोनों स्पीसीज़ का है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के इवोल्यूशन को बोलते हैं को एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड पॉलिनेटर, ठीक है, ह्यूमन एंड बैक्टीरिया एंड कॉकरोच एंड पेस्टिसाइड्स, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे प्लांट और पॉलिनेटर हैं, तो जैसे बीज और बर्ड्स, ये दोनों क्या हैं? प्लांट के मेन पॉलिनेटर होते हैं। तो प्लांट के अकॉर्डिंग ही जो है बीज और बर्ड्स दोनों क्या होते हैं? वो आपके इवॉल्व रहते हैं। ह्यूमन और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में सर्वाइव करते हैं, या जो ह्यूमन पे वही बैक्टीरिया मतलब या ह्यूमन या बैक्टीरिया दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। वैसे ही कॉकरोच और पेस्टिसाइड्स हैं। इसके अलावा को एवोल्यूशन, यहाँ पे देखिए अगेन ये दूसरी स्पीसीज है। दूसरा डेफिनेशन है को एवोल्यूशन अकर्स व्हेन द टू आर मोर स्पीसीज रेसिप्रोकली affected each other's evolution through the process of natural selection। जो को-एवोल्यूशन है वो हम कह सकते हैं कि आपका जो है जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जो एसोसिएटेड पॉलिनेटर बताया मैंने आपको, बीज और बर्ड्स या अदर इंसेक्ट जो आपके देखिए यहाँ पे फ्लावर पे जो है बीज हैं, बर्ड्स हैं या अदर इंसेक्ट है जो प्लांट के पॉलिनेटर हैं, ठीक है, वो जो है पॉलिनेट करते हैं। तो आपका जो फ्लावर है, जो इंसेक्ट है या बीज है, वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपका जो है देखिए ये है आपका फिग। ये आपका जो है बेसिकली फिग एंड वैस्प, और दूसरा क्या है? आर्किड एंड मॉथ। तो यहाँ पे देखिए कोवोल्यूशन में फिग एंड वैस्प, ठीक है, यहाँ पे देखिए द फिग एंड द वैस्प 80 मिलियन ईयर्स ऑफ द कोवोल्यूशन। फिग आपका एक फ्रूट है और वैस्प जो आपके इसके जो है वो है पैरासाइट है। इसके अलावा कोवोल्यूशन आपके ऑर्किड एंड मॉथ्स में दिख रहा है। ये आपका ऑर्किड है, प्लांट है, और ये मॉथ है जिसको पॉलिनेट करते हैं। तो ऑर्किड और मॉथ दोनों ही एक दूसरे के अकॉर्डिंग इवॉल्व हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, या इनका जो इवोल्यूशन है वो इन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? को एवोल्यूशन। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? ये को एवोल्यूशन एग्जांपल ऑफ मोनार्च आपका जो बेसिकली बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बटरफ्लाई और बर्ड्स की जो है एग्जांपल है को एवोल्यूशन। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो मोनार्च बटरफ्लाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, ये मोनार्च जो बटरफ्लाई होती है वो आपकी जो है पॉइजनस होती है
टू मेनी एनिमल्स। और जो नॉर्मल बटरफ्लाइज होती है उसको बर्ड्स जो है फीड करते हैं, खाते हैं। तो जो ये बटरफ्लाई है वो आपकी जो है मोनार्च जो है जैसे बटरफ्लाई जैसी जो है अपने आप को अडॉप्ट करती है ताकि वो वैसा दिखे। वैसे अगर मोनार्च बटरफ्लाई जैसी यानी पॉइजनस बटरफ्लाई की तरह दिखेगी तो इससे क्या होगा, बर्ड उनको नहीं खाएंगी। और अगर वो जो है नॉर्मल बटरफ्लाई जैसी रहती हैं तो उनको जो है बर्ड जो है फीड करेंगी, अटैक करेंगे उन पे। तो इसलिए जो बटरफ्लाई होती है वो मतलब कि बर्ड के अकॉर्डिंग, बर्ड से सेफ रहने के लिए वो मोनार्च बटरफ्लाई की तरह से अपने आप को मतलब मिमिक करती है। मिमिक मतलब सेम अपने आप को अडॉप्ट करती है। देखिए, बर्ड्स फीड ऑन द मिमिक बटरफ्लाई। और जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्च को नहीं खाती, मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाती, बिकॉज दे आर पॉइजनस फॉर फॉर देम। तो इसलिए ये केवल मिमिक बटरफ्लाई खाती हैं जो बटरफ्लाई वैसे दिख रही हैं। और बटरफ्लाइज क्या करती हैं, बटरफ्लाइज जो है मोनार्च बटरफ्लाई की तरह से जो है मिमिक होती हैं कि अडॉप्ट करती हैं कि हम उनकी तरह दिखें, कॉपी करती हैं उनको कि वैसे ही वो दिखें ताकि उन्हें बर्ड्स ना खा पाएँ, बर्ड्स से अपने आप को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई और बर्ड का डेवलपमेंट है या बर्ड का एवोल्यूशन है बटरफ्लाई के साथ, वो क्या है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, को एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें आपका जो है ये जो प्लांट है ये क्या है, ये आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये आपके इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं। ठीक है, और इंसेक्ट, जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो आपको पता है कि जो ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है, मिनरल्स कम होते हैं। तो उसको उस डिफिशियंसी को पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स और जो आपके इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट हैं या इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट है उसका नाम क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप इसको बोलते हैं। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। और ये इंसेक्ट को ये पकड़ के देखिए, इस इंसेक्ट को ये ग्रिप करके रखें। तो इनका जो इवोल्यूशन है वो इंसेक्ट और प्लांट दोनों के अकॉर्डिंग है, दोनों के अकॉर्डिंग जो है इंसेक्ट और प्लांट दोनों का इसके इस तरह से जो है इवोल्यूशन हुआ है कि जो है ये इंसेक्टिवरस प्लांट जो है ये इंसेक्ट को पकड़ सके, इंसेक्ट को कैच कर सके और अपनी जो है डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट एंड इंसेक्ट। ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है हर्बीओर्स एंड द प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्बीओरस एनिमल्स खाते हैं, तो उनके बीच भी जो इवोल्यूशन है वो क्या है आपका, हर्बीओरस एंड प्लांट के बीच भी वो भी क्या है, एग्जाम्पल है कोएवोल्यूशन का। नाउ मैंने ऊपर बताया आपको अभी ये कि बीज एंड द फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोएवोल्यूशन, यानी कि बीज मेजर पॉलिनेटर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। तो फ्लावरिंग प्लांट जो है बीज के अकॉर्डिंग जो है इवॉल्व रहते हैं और बीज भी वैसे ही इवॉल्व रहते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अकॉर्डिंग। तो दोनों का जो इवोल्यूशन है वो एक साथ जो है आपका म्यूचुअली डिपेंडेंट मैनर में होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कोएवोल्यूशन। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोएवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। तो इन द कोएवोल्यूशन द evolution of organism of two or more species in which each adapt to change in the other, while the evolution is the change in the genetic composition of population over the successive generation। जो कोएवोल्यूशन होता है वो आपके दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जो है इस तरीके से अडेप्ट होते हैं कि वो जो है दोनों आपके एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं या इवॉल्व होते हैं। जबकि इवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ सक्सेसिव जनरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन इज अ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम।
पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम आपको मैंने अभी पढ़ाया है डिटेल में, आपने पढ़ा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म। तो उसमें आपका बेसिकली पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन, या कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। इट इज़ अ ब्रीफ period of rapid evolutionary change that interrupt long period of gradual evolution. Okay, for example, development of horse. Development of horse is a example of punctuated equilibrium. देखिए यहाँ पे ये stages in the development of horse, ये आपका जो है मॉडर्न हॉर्स है, ये आपका मॉडर्न हॉर्स है जो भी समय है एक्वस, और यहाँ पे ये प्रिमिटिव हॉर्स आपका क्या था? ये जो है आपका हाइरेकोथेरियम, ये आपका प्रिमिटिव हॉर्स है। ठीक है, इसके बाद मीजोहिपस, फिर हिपेरियन, फिर प्लियोहिपस, एंड देन मॉडर्न हॉर्स इवॉल्व एक्वस। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो example of macroevolution. Now the last pattern is a developmental genes and body plans. ये क्या है? Developmental genes and body plan. Basically developmental genes जो है basically क्या होता है? Developmental genes is the study of how the genes control the growth and development of an organism throughout its life cycle. डेवलपमेंटल जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली जो है जब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो उस समय वो पूरे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल जीन्स। अ न्यूली फर्टिलाइज्ड एग सेल हैज़ अ कलेक्शन ऑफ जीन्स that contains all the information needed to transform it from a single cell into an embryo and then the adult. दैट मीन्स कि जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है उसमें ऐसे सारे जीन्स का कलेक्शन होता है जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे वो जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो आपका जो है कैसे सेल में और फिर एम्ब्रियो में और फिर फाइनली एडल्ट में डेवलप करेगा। तो उसे ही हम बोलते हैं डेवलपमेंटल जीन्स। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट जीन्स का एग्जाम्पल, डेवलपमेंट जीन्स एग्जाम्पल आपका है हॉक्स जीन। हॉक्स जीन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल जीन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स दैट कंट्रोल द बॉडी प्लान ऑफ एम्ब्रियो along the anterior and posterior axis, head to tail, okay, and that determine the type of segment structures, जैसे कि लेग होगा, एंटेनी होगी और विंग्स होंगे। तो डेवलपमेंट जीन्स में एक एग्जाम्पल आपका है हॉक्स जीन का। वो एक तरह का डेवलपमेंटल जीन होता है जो कि जो है क्या करता है, बॉडी प्लान करता है। ठीक है, कि हेड और टेल कैसे डेवलप होगा। इसके अलावा जो है वो सेगमेंट स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करता है कि लेग्स, एंटेनी और विंग्स को भी। यहाँ पे दिस इज एग्जांपल ऑफ हॉक्स जीन, ओके। एंड नाउ द डेवलपमेंट जीन्स एंड बॉडी प्लान। इधर देखिए यहाँ पे स्मॉल चेंजेस इन द टाइमिंग ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेक बिग चेंज इन द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये आपका इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है एक इंसेक्ट का, नो विंग्स, यहाँ पे एंशिएंट इंसेक्ट है, नो विंग्स। उसके बाद फिर पेयर ऑफ विंग्स ऑन द मेनी सेगमेंट, पेयर ऑफ विंग्स थे मेनी सेगमेंट में क्या हो रहा है, पेयर ऑफ विंग्स हो गए। फिर ये मॉडर्न इंसेक्ट में क्या हुआ, मॉडर्न इंसेक्ट में अभी क्या है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और या तो फिर इंसेक्ट में 1 पेयर ऑफ विंग्स, यही इसमें इंसेक्ट है। तो ये जो एंशिएंट इंसेक्ट है, जो मॉडर्न इंसेक्ट जो इवॉल्व हुए, तो इसमें जो है जो आपका डेवलपमेंटल जीन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो बॉडी प्लान, बॉडी का डेवलपमेंट सब उसकी वजह से जो है डिसाइड हो रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो ये एंशिएंट इंसेक्ट है और ये मॉडर्न इंसेक्ट है जो कि अभी है। आप इस समय के जो इंसेक्ट हैं या तो 2 पेयर विंग्स होते हैं या तो 1 पेयर विंग्स होते हैं। पहले क्या था, पहले ऐसा ही था, इसमें विंग्स नहीं थे और यहाँ पे क्या था, सारे सेगमेंट में 1 पेयर विंग्स है। तो जो आपका चेंज हुआ, जो मॉडर्न इंसेक्ट आपके इवॉल्व हुए एंशिएंट इंसेक्ट से, तो उसमें जो है जो सबसे बड़ा रोल है वो आपका क्या है, डेवलपमेंटल जीन का। ठीक है, जो पूरे बॉडी प्लान को, बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सो जो आपका डेवलपमेंटल जीन है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन, ओके।
तो ये आपका जो है पूरा यहाँ पे ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, मैक्रो इवोल्यूशन। तो आपने जो है आज जो पढ़ा उसमें दो टाइप के इवोल्यूशन आपको पढ़ने, एक आपको माइक्रो पढ़ना है, एक पढ़ना है मैक्रो। माइक्रो आपका जो है केवल स्पीसीज लेवल पे, सब स्पीसीज लेवल पे हो रहा है, और जो मैक्रो है वो आपका जीनस और स्पीसीज लेवल पे हो रहा है। और मैक्रो इवोल्यूशन में आपके 6 पैटर्न्स हैं, यानी कि वी कैन से दैट देयर इज अ 6 प्रोसेस दैट इज फॉलो द मैक्रो इवोल्यूशन। पहला आपका मास एक्सटेंशन है, दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन जिसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और डेवलपमेंटल जीन चेंजेस। ये आपके 6 पैटर्न्स हैं जो कि जो है मैक्रो एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, और ये इन्हीं के थ्रू जो है मैक्रो एवोल्यूशन आपका फॉलो होता है। ठीक, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।